हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट आज अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आपका प्रैक्टिस सेट। देखो अभी केमिकल काइनेटिक्स अपन ने बढ़िया से पढ़ लिया है। होपफुली आप लोगों ने सारे सेशंस रिवाइज कर लिए होंगे। और जो कल मैंने आपको लास्ट में की पॉइंट्स बताए थे कि आपको मेजर इंपॉर्टेंस किस किस पे ध्यान देना है, आरएनएस फैक्टर वाला पार्ट, साथ साथ आरएनएस इक्वेशन का पूरा डेरिवेशन और फैक्टर्स, और साथ साथ जो हमने ग्राफ समझे थे ओवरऑल रिलेशनशिप भी और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में भी। अगर सबकी सब रिवाइज कर लिया है तो अभी फिर कोई टेंशन होगी नहीं, सब आपके सामने होगा कि कितने पानी में हैं आप, ठीक है। और अगर नहीं भी किया है तो बिल्कुल घबराना है नहीं। यहाँ सारे क्वेश्चंस को हम 1 to 1 चेक करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और जहाँ दिक्कत आएगी तो बिल्कुल चीटिंग करके एक बार प्रैक्टिस करो। लेकिन 2 से 3 बार जैसे ही प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आपके टिप्स पे आ जाएगी काइनेटिक्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या पूछा गया है। फॉर द केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन क्या है, N2 + 3H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3। ठीक है, अमोनिया का रिएक्शन है, N2 + 3H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3। अब यहाँ आपसे पूछा गया है रेट ऑफ रिएक्शन के रिस्पेक्ट में, रेट ऑर्डर के रिस्पेक्ट में आपको करेक्ट ऑप्शन पिक करना है। अगर याद हो तो रेट ऑफ रिएक्शन की हम बात कर रहे थे जहाँ बारों बार ROR हम बोल रहे थे, तो उस ROR को रिलेट करना है। क्या करते थे, नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड कैसे लिखी जाती थी, हम रेट्स लिखेंगे यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए। तो मुझे बताओ अगर इस रिएक्शन के लिए मैं रेट को लिखना शुरू करूँ तो N2 के रिस्पेक्ट में यहाँ स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का डिफरेंस दिख जाना चाहिए और यहाँ भी दिख जाना चाहिए। गलती आप कहाँ करते हो, इसी के बेसिस पे जो हम स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं इन वैल्यूज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना है और बड़े हिसाब से यहाँ पुट करना है। तो चलो चेक कर लेते हैं क्या है हमारी रिएक्शन। N2 + 3H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3, यही है। अब इस रिएक्शन के लिए अगर रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहले लिखे तो अगर इसके लिए मैं लिखूं रेट N2 के लिए तो क्या लिखी जाएगी, कौन सा साइड है, रिएक्टेंट साइड। अब रिएक्टेंट साइड हमेशा किस में आता है, नेगेटिव में, तो -d N2/dt। अब हम 3H2 के लिए लिख लें। अब ये 3 है, कोफिशिएंट है, तो इसके लिए रेट लिखते हैं, दैट इज ये भी किस में आएगी, रिएक्टेंट साइड है, माइनस में, -1/3 dH2/dt लिख लिया। अब ऐसे ही और किसका लिखना है, प्रोडक्ट साइड। क्या है प्रोडक्ट साइड में, ट्वाइस ऑफ NH3। तो प्रोडक्ट साइड की रेट लिख लेते हैं, ये लीजिए। ये किस में आएगी, पॉजिटिव में या नेगेटिव में, आप मुझे बताओ। ये बेटा आएगी पॉजिटिव में, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और रिएक्टेंट जब टूटता है तो हमने इस चीज़ की बात की थी, डिसोसिएशन से एसोसिएशन की तरफ जा रहे हैं, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो 1/2 d NH3 और dt है ये। अब इन चीज़ों को बस आप उन इक्वेशंस में चेक कर लो जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। कहाँ है ऑप्शन, सॉरी ये लो, ऑप्शन में चेक करो। क्या था हमारा, माइनस का d N2/dt, ये रहा। साथ साथ क्या था, 1/3 माइनस के टर्म में, -1/3 NH3/H2/dt और 1/2 NH3। अब आपको करेक्ट ऑप्शन पिक करना है। ये देखो आपने ये लिख ली तीनों रेट ऑफ रिएक्शन। तो अभी हमने ये चेक किया, इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये -d N2/dt। यहाँ से अगर मैं इसको चेक कर लूँ तो आपको ओवरऑल लिख के देनी है, तो ये लो -d N2/dt इज इक्वल्स टू 1/2 NH3। अब देखो अगर इसको पूछो, अब आप ये कहो मैम इसमें H2 वाला तो लिया ही नहीं, तो ये करेक्ट कैसे। तो देखो अब एक एक ऑप्शन चेक करो। यहाँ देखो 3H2, क्या कभी रेट ऐसे लिखते हो, क्या रेट को हम कभी ऐसे लिखते हैं, नहीं लिखते। सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं, इस ऑप्शन पे आओ, -1/3 इज इक्वल्स टू -1/2। अब ये तो प्रोडक्ट साइड है तो ये माइनस में हो ही नहीं सकती, क्या होनी चाहिए थी, प्लस में, तो हम इस ऑप्शन का सोच सकते थे, तो ये ऑप्शन भी गलत। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन नंबर सी, -d N2/dt। फिर फ्रैक्शन में देखो आप, फिर से इसने इस वैल्यू को कैसे लिखा है, इस तरीके से, जो कि रेट का रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन अपने पास क्या है, -d N2/dt। अगर इस मोल्स को नहीं भी दिखाया है कोई बात नहीं, लेकिन करेक्ट मोल्स दिए ना सामने, ये पॉजिटिव के हैं, 1/2 d NH3/dt। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। कर लोगे पिक। सिर्फ क्या करना था, इक्वेशन उठाई, रेट लिखी है और रेट लिख के आपने रिलेशन में चेक किया। आ जाओ, सो ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया। द रेट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन क्या है, ट्वाइस ऑफ N2O5 गिव्स 4NO2 + O2 कैन बी रिटन इन 3 ways।
अब वो 3 वेज कौन से हैं ये आपको गिवन है। पहला देखिए आपको गिवन है -d(N2O5/dt इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट N2O5। दूसरा आपको दिया गया है सेम रिस्पेक्ट में dNO2 के रिस्पेक्ट में और k डैश से रिप्रेजेंट किया है, और थर्ड वाला रेट कांस्टेंट k डबल डैश से रिप्रेजेंट किया है। तो आपके पास 3 टर्म्स आ गई, k डैश एंड k डबल डैश। ठीक है, अब आपको जो रिलेशनशिप निकालना है इन तीनों के बिहाफ पे ही निकालना है। अब आपसे पूछा गया है द रिलेशनशिप बिटवीन k एंड k डैश एंड बिटवीन k एंड k डबल डैश। अब कैसे पहचानोगे? सबसे पहले रिएक्शन को लिखो। आओ, तो अब रिएक्शन हमारी क्या है? ट्वाइस ऑफ N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑर्डर लिखेंगे। तो ऑर्डर लिखो, रिएक्टेंट साइड -1/2 d N2O5/dt, और साथ साथ ही प्रोडक्ट साइड लिख लें तो प्लस का 1/4 d NO2/dt प्लस इसको भी इक्वल करेंगे, 1/2 आएगा? नहीं आएगा, O2 है, आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा dO2/dt। ठीक है, लिख ली रेट, ये प्लस में है ये माइनस में है। अब यहां से अगर रिलेशन निकालें, क्योंकि ये इन्होंने कहा है एक k है, एक k डैश है, एक k डबल डैश है, तो अगर मैं इस k डैश को लूं तो ये क्या है? 1/2, इससे ये कट हो जाएगा, 2 टाइम्स 1/2 k इज इक्वल्स टू 1/4 k डैश है। एक बार तो यही रिप्रेजेंटेशन देखो, इस स्टेप को हटा लेते हैं। लो 2 ये 4, 1/2 k इज इक्वल्स टू 1/4 k डैश, दैट इज इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ कोई कोफिशिएंट वैल्यू है नहीं, सिंपल k डबल डैश हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो ये क्या हो जाएगा आपके सामने? k डैश इज इक्वल्स टू 2k, दैट इज k डबल डैश इज इक्वल्स टू हाफ k। चेक करो रिजल्ट में, कर लें। k डैश क्या आ रहा है? 2k, और k डबल डैश क्या आ रहा है? हाफ k। और आपसे पूछा क्या गया है? k और k डैश के बीच में, और k और k डबल डैश के बीच में। आ जाओ रिलेशन देखते हैं हमारा क्या क्या आया है। सॉरी, k डैश इज इक्वल्स टू 2k एंड 1/2k, k डैश इज इक्वल्स टू 2k एंड 1/2k। ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं करोगे। चलो इस तरीके से चेक कर लोगे। देखो क्या किया है, देखो रिलेशन में कैसे घुमाया जाता है। तुमको रिएक्शन लिख के दी, क्वेश्चन पे आ जाओ। रिलेशन लिख के दिया, गिवन कंडीशंस दे दी। अब तुम कंफ्यूज किस में हो जाते हो? भाई कब तो k है, कब k डैश है, k डबल डैश है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ कोफिशिएंट वैल्यू उठाई है, यहाँ से कोफिशिएंट वैल्यू पुट की, यहाँ से कोफिशिएंट वैल्यू पुट की, और वहाँ से कोफिशिएंट वैल्यू की, तीनों को रिलेट कर लिया, बस आ जाओ। ठीक है, 1 2 3 ओवरऑल इस तरीके से निकालोगे। अब देखो, जिनको अगर थोड़ी बहुत भी अभी भी ऐसे लग रहा है कि ये हम इसको नहीं पिक कर पा रहे, तो फिर से मैं कहूँगी सबसे पहले रेट लिखना सीखो अच्छे से, माइनस प्लस की गलती मत करो, देख देख के लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 बार देख के लिखोगे फिर तो तुम्हारे यूज टू हो जाओगे कि जब 1-2 बार चीटिंग करके लिखी तो दिमाग में चलने लग जाएगा, अरे नहीं नहीं रिएक्टेंट साइड तो अपन बार बार माइनस लिख रहे थे, प्रोडक्ट साइड अपन प्लस लिख रहे थे, वो लिखना सीख गए, फिर वो वैल्यू पुट करनी है। यहाँ k डैश छोड़ो, यहाँ ABC दे दे, XYZ दे दे, अरे मेरे तुम्हारे नाम से दे दे, क्या दिक्कत है? कोफिशिएंट चेक करना है, रेट ऑर्डर निकालना है, बस। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3। अब आपको क्या दिया गया है? अगर कंसंट्रेशन दी हुई है, इफ dNH3/dt इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब यहाँ से आपको H2 की वैल्यू पूछी है, एक वैल्यू गिवन है प्रोडक्ट की, एक वैल्यू आपको पूछी गई है किसकी? रिएक्टेंट साइड से। चलो चेक करेंगे इसको। तो सबसे पहले अपने ने रिएक्शन लिखी, N2 + 3H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3। अब सबसे पहले क्या लिखोगे? रेट ऑर्डर, और आपको रेट ऑर्डर में NH3 वाला प्रोडक्ट साइड का आपको कंसंट्रेशन भी गिवन है, तो पहले रेट लिख लेते हैं, 1/2 d NH3/dt। रिएक्टेंट साइड की भी लिख लेते हैं, रिएक्टेंट साइड की लिखो -1/3 d H2/dt। N2 में क्या है? कोई कोफिशिएंट नहीं है, -d N2/dt। अब अपने पास वैल्यू किसकी गिवन है? इसकी, प्रोडक्ट की, कितनी है? 2 × 10⁻⁻4। चलो वैल्यू प्लेस करते हैं,
इसमें वैल्यू प्लेस करें। अब निकालनी किसकी है? H2 की। ये ध्यान रखना, N2 नहीं निकालना है, H2 निकालना है। इसके लिए चेक करेंगे तो क्या करेंगे? माइनस डी H2/dt इज इक्वल्स टू 3/2, वहां से आया अपने रिलेशन से d NH3/dt। अब इस 3/2 का मल्टीप्लाई मैं इस वैल्यू से करा दूं, जो वैल्यू क्या थी? 2 × 10⁻⁻⁴ कराओ। 3/2 इंटू 2 × 10⁻⁻⁴। इस 2 से ये 2 कैंसिल, 3 × 10⁻⁻⁴। और यूनिट क्या है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। चेक करो कहाँ गया? ये लीजिए, 3 × 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। कर लोगे? आपको रिएक्शन के रिएक्टेंट नहीं, प्रोडक्ट साइड की एक कंसंट्रेशन गिवन थी और रिएक्टेंट साइड से एक पूछी गई थी। आपने सबसे पहले रेट ऑर्डर लिखा, उसके बाद वैल्यू उसमें प्लेस की और सिंपल सा छोटा सा मल्टीप्लाई था वो किया और रिजल्ट सामने। कर लोगे? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इन द रिएक्शन क्या है? BrO3 माइनस प्लस 5Br माइनस प्लस 6H प्लस। ये हो गई हमारी रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड में क्या बन रहा है? थ्राइस ऑफ Br2 प्लस थ्राइस ऑफ H2O। ठीक है, अब यहाँ आपसे पूछा गया है द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयंस। अब यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में बात की गई है, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ आपको ROA और ROD को रिलेट करना है। क्या क्या है ये? रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। किसके रिस्पेक्ट में? ब्रोमीन टू ब्रोमाइड आयन के रिस्पेक्ट में। ये चेक करना है। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले लैंग्वेज समझ ली, क्वेश्चन ने क्या पूछा है। अब क्या करोगे? किस किस के रिस्पेक्ट में लिखोगे रेट ऑर्डर? क्या पूरी रिएक्शन के लिए लिखोगे? बिल्कुल नहीं, सिर्फ पिक करो ब्रोमाइड टू दिस ब्रोमीन टू ब्रोमाइन आयन। अब इस आयन के फॉर्म में अपन चेक कर लेते हैं रेट ऑर्डर लिख के। सबसे पहले रिएक्शन देखो, BrO3 माइनस प्लस 5Br माइनस प्लस 6H प्लस गिव्स थ्राइस ऑफ Br2। एक तो ये काम का है, H2O का कोई लेना देना नहीं भाई, तुम कुछ भी कर रहे हो, रिएक्शन कंप्लीट हुई है। तो अब सबसे पहले इसके लिए लिखते हैं रेट, और एक रेट किसके लिए लिखा जाएगा? रिएक्टेंट साइड से इसके लिए, Br माइनस के लिए। तो दोनों के लिए रेट लिख लेते हैं सबसे पहले। आओ, तो रेट मैं लिख रही हूं अभी सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में? Br2 के रिस्पेक्ट में। क्या हो जाएगा? 1/3 d Br2/dt। पॉजिटिव क्यों आया है? कौन सा साइड है? प्रोडक्ट साइड। अब आओ, अब रेट लिख लेते हैं ब्रोमाइड आयन की Br माइनस के रिस्पेक्ट में। क्या आ जाएगा? -1/5, कोफिशिएंट है आपके पास गिवन 5, d Br माइनस अपॉन dt। अब बस इतना सा काम करना है, छोटी सी मैथ्स लगानी है, दोनों को इक्वलाइज कर दो। चलो इक्वलाइज कर ले, करो। क्या करोगे? दोनों के रेट को इक्वलाइज कर दो। 1/3 d Br नॉट 3, इट्स 2 by dt is equals to -1/5 d Br माइनस बाय dt। कर ले, ओवरऑल चेक कर ले, क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? d Br2/dt इज इक्वल्स टू, क्या ये 3 इधर चला जाएगा? -3/5 d Br माइनस बाय dt। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ब्रोमीन टू ब्रोमाइड आयन के रिस्पेक्ट में। तो देखो रिजल्टेंट क्या आया है? माइनस का 3/5 d Br माइनस अपॉन dt। चेक करो सोल्यूशन में है या नहीं अपने पास? बिल्कुल है। ये लो ऑप्शन नंबर डी। अब देख रहे हो क्वेश्चन का लैंग्वेज, देख रहे हो तुम्हारे को अभी तक अपन ने थर्ड क्वेश्चन या फोर्थ क्वेश्चन पे ही पहुंचे हैं, लेकिन हर बार जो रिएक्शन का फेज है आपसे अलग अलग तरीके से पूछा गया। अभी सिर्फ आयन पिक कर लिया, पहले आपको रेट कांस्टेंट डिफरेंट कर दिए गए। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या किया अपन ने? ये देखो, सिर्फ और सिर्फ अपन ने क्या किया?
एक कंसंट्रेशन की वैल्यू दे दी, दूसरी पूछ ली। तो अब आपको 3 पॉइंट्स तो समझ में आ गए कि रिएक्शन फेज से किस किस तरीके से पूछा जा सकता है। कर लेंगे कवर, और ये सारे प्रीवियस ईयर्स वाले पार्ट में अपन पिक कर रहे हैं। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। रिएक्शन अमोनिया वाली N2+2H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3। अब यहाँ आपको इक्वलिटी रिलेशनशिप चेक करना है, किस किस के बीच में, वही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, लेकिन आपको ये चेक करना है कि रिएक्टेंट का कौन सा साइड पूछा गया है। तो देखो यहाँ आपसे रिएक्टेंट का साइड पूछा गया है H2 के रिस्पेक्ट में। कौन है H2 के रिस्पेक्ट में? ये वाला। और प्रोडक्ट तो आपका एक ही बन रहा है, तो NH3 हो गया। क्या करना है? सिर्फ इक्वालिटी रिलेशनशिप चेक करना है। तो चलो चेक करेंगे। रिएक्शन लिखी, N2+2H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3। फिर से वही, सबसे पहले रेट ऑर्डर्स लिखो। रेट लिखी, इसके रिस्पेक्ट में लिखोगे -dN2/dt, इसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे 1/3, माइनस आएगा प्लस आएगा, बिल्कुल माइनस आएगा, -1/3 dH2/dt, और यहाँ आएगा प्लस 1/2 dNH3/2dt। तो अब पूछी किसके रिस्पेक्ट में गई है? NH3 और H2 के रिस्पेक्ट में। दोनों को इक्वलाइज कर दो, इक्वलिटी रिलेशनशिप आ जाएगा। क्या रखोगे? dNH3/dt, कोई कोफिशिएंट वाला टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, और ये 2 कहाँ गया? इस माइनस में जस्ट। तो क्या हो गया ओवरऑल? इक्वलाइज करते ही माइनस, क्योंकि हमारे पास H2 के रिस्पेक्ट में क्या था? dH2/dt। क्या था ये? कितना? -1/3 था। ठीक है, ये लो। और हमारे पास यहाँ पर NH3 के रिस्पेक्ट में क्या था? कहाँ गया NH3? ये रहा, प्लस का 1/2 dNH3/dt। अब इनको तो एक तरफ रख दो, इक्वलाइज किस किस को करना है? इन दोनों को। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस का 2/3 dH2/dt। किसके इक्वलाइज क्या है? dNH3/dt। कर दोगे? चेक करो ऑप्शन में है कि नहीं। ये तो नहीं है, ये 1/3 है, अपना कितना आ रहा है? 2/3, ये 3/2 है, ये रहा। ठीक है, कर दिया। देख रहे हो तुम, एक ही पैटर्न नहीं चल रहा है। एक ही रिएक्शन के दौरान भी, एक N2 वाली रिएक्शन से भी आपके सामने 3 से 4 तरीके से क्वेश्चन आ गए। इक्वालिटी का आ गया, रेट कांस्टेंट का आ गया, ऑर्डर का आ गया, फिर कंसंट्रेशन दे दी, रिएक्टेंट साइड की पूछ ली। तो अब सारे थॉट्स क्लियर। अब बचता क्या है? ग्राफ का और आ जाएगा, तो अपन वो भी चेक कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द रिएक्शन ट्वाइस ऑफ A + B गिव्स थ्राइस ऑफ C + D। ठीक है, जनरल रिएक्शन दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द रिएक्शन रेट। सबसे पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, जनाब चाहते हैं जो नहीं रिएक्शन रेट को शो कर रहे हैं। तो ठीक है, रेट लिख लेते हैं। जो नहीं मैच करेगी वही क्या होगी? रिएक्शन रेट को एक्सप्रेस नहीं करेगी। सिंपल सी रिएक्शन है आपके पास। क्या है रिएक्शन? ट्वाइस ऑफ A + B गिव्स थ्राइस ऑफ C + D। चारों के लिए सबसे पहले रेट लिख डालो। तो क्या हो जाएगा? -1/2 dA/dt, दैट इज इक्वल्स टू -dB/dt इक्वल्स टू +1/3 dC/dt और प्लस dd/dt। अब यहाँ आप देखो कि नेगेटिव साइन जो है वो कंसंट्रेशन में डिक्रीज शो कर रहा है। किस साइड की? रिएक्टेंट साइड की। तो आपके पास क्या आएगा? ये लीजिए। और आपसे यही पूछा है जो शो नहीं कर रहा है, डज नॉट एक्सप्रेस द रिएक्शन रेट। ये शो कर रहा है, ये शो कर रहा है, ये भी शो कर रहा है, लेकिन ये नहीं कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ये -dc। यहाँ माइनस आ सकता है क्या? आ सकता है क्या? नहीं ना। तो बस पूछा भी उसने यही है, जो काम खराब कर दे वो वाला बताओ। तो ये काम खराब कर रहा है रिएक्शन रेट का, खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फीन ऑन टंगस्टन एट लो प्रेशर इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब पूछा गया क्यों, कौन है इसका कारण? फॉस्फीन पे जो डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, फॉस्फीन का डिकम्पोजिशन किस पे होता है? टंगस्टन पे। ठीक है, किस में? लो प्रेशर में। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। आपको यहाँ से क्या पिक करना है कि रीज़न क्या है? दैट द रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू द सरफेस कवरेज, रेट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस कवरेज, रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस कवरेज। क्या अपन ने सरफेस के रिस्पेक्ट में इंडिपेंडेंसी का कोई फैक्टर पढ़ा था? यहाँ डज नॉट या नॉट करेक्ट नहीं पूछा गया है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है,
रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज़ वेरी स्लो। तो मुझे एक बात बताओ, जब कभी भी लो प्रेशर कंडीशंस की बात की गई थी तो अपन ने कहा था कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस कवरेज। याद आई? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किसके? सरफेस एरिया के। और कंडीशन क्या है? किस कंडीशन पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? लो टेम्परेचर्स पे, एट लो टेम्परेचर्स। ठीक है, एंड इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। जबकि हाई प्रेशर्स पे क्या होगा? ये फॉलो करेगा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को। क्यों फॉलो करेगा? क्योंकि वहां पर कंप्लीट कवरेज हो जाता है सरफेस एरिया का। तो यहां पूछा गया है फर्स्ट ऑर्डर के रिस्पेक्ट में, लेकिन आपको जीरो ऑर्डर के रिस्पेक्ट में भी पता होना चाहिए क्या होता है रीजन, क्योंकि कंप्लीट कवरेज हो जाता है सरफेस एरिया का जस्ट बिकॉज ऑफ दे फॉलोज एट हाई प्रेशर कंडीशंस एंड दे फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। चलो, तो जनाब ये होगा। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 8. The rate constant of a reaction AB is 0.6 into 10 raised to the power minus 3 mole liter inverse second inverse. ठीक है, आपको concentration नहीं, rate constant given है. If the concentration of A is 5m, then the concentration of B after 20 minutes. तो just आपको क्या change करना है? आपको rate constant given है, एक कंसंट्रेशन आपको गिवन है, आपको पूछी गई है बी की कंसंट्रेशन जस्ट 20 मिनट बाद। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। रिएक्शन फॉलो कर रही है जीरो ऑर्डर को, और रेट कांस्टेंट की यूनिट अगर याद है तो क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। जीरो ऑर्डर के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूं मैं। ठीक है, अब आपको पूछी गई है कंसंट्रेशन किसकी? बी की। तो क्या करोगे? के इंटू टी। क्या है के हमारा? 0.6 इंटू 10 रेज टू की पावर माइनस 3। और टाइम इंटरवल कितने मिनट बाद पूछा गया है? 20 मिनट बाद। सेकंड्स में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ओवरऑल आ गया 0.72 मोलर। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। देखो कितना छोटू सा क्वेश्चन था। रेट कांस्टेंट, एक छोटी सी रिएक्शन है ए बी, रेट कांस्टेंट दे दिया। रेट कांस्टेंट देने के बाद एक कंसंट्रेशन दे दी और 20 मिनट बाद कंसंट्रेशन पूछ ली आपसे बी की। सीधा फॉर्मूले में पुट क्या करना था? के इंटू टी करना था। के भी गिवन है, टी भी गिवन है, अब बस मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज इनकरेक्ट? अब चलो गलत करेंगे। बहुत सही सही का गेम खेल लिया, अब गलत करेंगे। क्या करेंगे गलत? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रिस्पेक्ट में आपको स्टेटमेंट पिक करना है। Order can be determined only experimentally. Order is not influenced by stoichiometric coefficients of the reactant. ये तो बिल्कुल बात गलत है। बिल्कुल आप stoichiometric coefficients के थ्रू ही ऑर्डर तक प्रोसीड करते हैं, तो ये चर्चा तो सही है। Order of a reaction is sum of powers of the concentration terms of a reactant to express the rate of a reaction. This is also true. Order of reaction is always a whole number. तो मुझे एक बात बताओ, कभी भी whole number देखा है क्या? नहीं। Is not always a whole number. It can be zero or fraction also. So the correct answer from the incorrect point of view of question is option number D, that the order of reaction is always a whole number, क्योंकि ये zero भी हो सकती है, fractional भी हो सकती है। ठीक है, आओ next question. Okay, bro. Okay, sorry. Question number 10. The unit of a rate constant for a zero order reaction क्या थी? बार बार आ रही है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, रट जानी चाहिए अब तो, इसमें तो सोचना ही नहीं है, फट से टिक मारो। आओ, कैसे निकाली थी? रेट क्या आया था? जो भूल गए हैं ना उनके लिए फिर से यहाँ पर सारी चीज़ें हैं तो सुनते जाओ। कैसे निकाली थी? के, ये अपना रेट आया था, मोल लीटर इनवर्स ये हमारे के बराबर हुआ, और यहाँ से हमने निकाली थी रेट कांस्टेंट की यूनिट। चलो अब भाई साहब ये है क्वेश्चन तो बढ़िया, क्योंकि आप में से आधे लोगों को ना बड़ा क्वेश्चन देख कर लगता है नहीं यार ये तो खतरनाक ही होना है। सॉरी, क्या खेल रहा है ये? ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है तो वो खतरनाक होगा, नहीं, ये बातें काल्पनिक हैं। आपको वास्तविकता में रहना है, और वास्तविकता ये होती है कि जितना बड़ा क्वेश्चन देखने में है उतना ही छोटू सा आंसर निकलता है। क्यों? क्योंकि उसने सारी बात यही बोल दी होती है।
सिर्फ फेर किसका होता है, हमारी नज़रों का। और वो नज़रें कहाँ फेरी होती हैं, इसी टेंशन में कि भाई साहब इतना बड़ा क्वेश्चन है, नहीं होगा यार, छोड़ ही देते हैं। क्वेश्चन को देखते ही तुम पेज पलट लेते हो, नहीं करनी आगे से ही गलती। आओ मैं समझाती हूँ कैसे। क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले। द ब्रोमिनेशन ऑफ एसीटोन दैट अकर्स इन एन एसिड सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, CH3COCH3 प्लस Br2। क्या बन रहा है प्रोडक्ट, दिस प्लस H प्लस Br। आपको एक रिएक्शन दी हुई है और यहाँ पर आपको एसीटोन का ब्रोमिनेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है, पहली चीज़। अब यहाँ आपने इस ब्रोमिनेशन के दौरान कुछ क्या किया है, काइनेटिक डेटा ऑब्टेन हुआ आपके पास, किस बेसिस पे, रिएक्शन की कंसंट्रेशन के बिहाफ पे। अब सिर्फ और सिर्फ आपको ये चेक करना है कि जो इनिशियल कंसंट्रेशंस हैं उनमें ROA और ROD के रिस्पेक्ट में क्या चेंज आया है। बात समझ में आ रही है, ROA और ROD, रेट ऑफ अपेरेंस और रेट ऑफ डिसअपेरेंस। सिर्फ रिलेट किससे करोगे, आपको चेक करनी है इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आओ सबसे पहले कॉलम में उठा लो इनिशियल कंसंट्रेशन का चेंज। क्वेश्चन को पिक करना सीखो। मैं क्या कह रही हूँ कि इनिशियल कंसंट्रेशन में चेंज देखते ही आंसर सामने है। क्वेश्चन ने कहा ब्रोमिनेशन एसीटोन का, इतनी बड़ी रिएक्शन लिखी है, देख के घबरा जाओ, क्वेश्चन पलट दो, नहीं, कोई मतलब नहीं है। यहाँ से सीधे मूव करो डेटा की तरफ और जो आपके पास डेटा गिवन है वहाँ चेक करो इनिशियल कंसंट्रेशन में चेंज क्या आ रहा है। तो चलो इस टेबल में मैं सबसे पहले यहाँ बात करती हूँ। आप इस एसीटोन में देखो इनिशियली मोलर कंसंट्रेशन 0.30, 0.30, 0.30, लास्ट में जाके मैंने चेंज किया 0.40। यहाँ ब्रोमीन की देखो 0.05, 0.10, देन 0.10 एंड 0.05। H प्लस की भी सेम आप चेक कर ली। हमें काम किससे है, ब्रोमिनेशन की बात हो रही है, तो किस में चेंजेस देखोगे, ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में, और इस डेटा के अकॉर्डिंग आपको रेट इक्वेशन पिक करनी है। तो आओ यहाँ देखो इनिशियली अगर मैं Br2 की बात करूँ तो आप देख रहे हैं 5.7 × 10⁻⁻5 के रिस्पेक्ट में है, जबकि आगे जाके कितना चेंज आ रहा है, 1.2 देन 3.1। तो क्या ये इनिशियल कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, यहाँ पर है या नहीं, बिल्कुल है कांस्टेंट। तो यहीं से आंसर पिक करना है। आपको ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है कि ब्रोमीन की कंसंट्रेशन जब कांस्टेंट है तो डेटा आपके पास कितना भी वेरिएशन का आ जाए, यहाँ कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो इट्स एन थ्योरेटिकल आंसर। आप इस डेटा को देख के सोचते हैं इसमें तो बहुत सारी मैथ्स लगेगी, कुछ भी मैथ्स नहीं लगेगी, सिर्फ और सिर्फ आपका थोड़ा सा दिमाग लगेगा कि आप थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पहचान पाएँ। आओ देखो, अब पहले 2 एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उससे आपको ये क्लियर हुआ, जो अपन ने कंसंट्रेशंस देखी है इनिशियल रेट ऑफ डिसअपेरेंस के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट थी 5.7 × 10⁻⁴। तो देखो Br2 की जो कंसंट्रेशन है वहाँ पर इनिशियली डबल हुई थी और जो इनिशियल रेट है डिसअपेरेंस की वो कोई चेंज नहीं हुआ, वो कांस्टेंट थी। तो इससे आपको क्या पता चला कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में क्या है, 0। साथ साथ रेट लो अगर इस रिएक्शन का चेक करोगे तो ब्रोमीन में कोई फर्क पड़ा नहीं, तो उसको साइड कर दें, सिर्फ किसको देखोगे, एसीटोन और H प्लस को। तो रेट कांस्टेंट क्या आ जाएगा, KCH3COCH3 और H प्लस, खत्म बात। बस इतना सा ध्यान रखना था, क्योंकि ब्रोमीन जनाब तो कांस्टेंट है और क्वेश्चन में आपसे ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में ही पूछा है। इनिशियल कंसंट्रेशन जस्ट डबल हुई है लेकिन रेट ऑफ डिसअपेरेंस में क्या हो रहा है, ब्रोमीन इज कांस्टेंट। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर COCH2 और H प्लस के रिस्पेक्ट में ये लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। तो अब इतने बड़े क्वेश्चन देके पेज पलटा जाएगा या फिर उसको सिर्फ 10 सेकंड देके सिर्फ 5 से 7 सेकंड दीजिए और आपके सामने आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। इफ द रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट, कह रहे हैं जनाब ROR K के इक्वल हो अगर कंडीशन है, सो द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। एक बात बताओ, अगर ये बात कर रहे हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और कंडीशन इन्होंने आपके सामने क्या रखी है कि रेट कांस्टेंट रिएक्शन के इक्वल है, तो आपको यहाँ पर ऑर्डर पहचानना है। तो ऑर्डर यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ROR नेवर बी इक्वल्स टू K। क्यों नहीं है तो चेक कर लो। अगर कंडीशन है मेरे पास A से कोई B प्रोडक्ट बन रहा है, इस रिस्पेक्ट में अगर आपसे कहा जा रहा है दैट द रेट इज -dx/dt, यही रेट होगा, K के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि -dx/dt ये जो रेट है आपका
वो किसके इक्वल हो गया, के ए नॉट के, और इसी को आप इक्वल कर रहे हैं के, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर क्या आ रहा है, 0। ये लीजिए, तो क्या था, लैंग्वेज क्वेश्चन। और आप यहाँ पर क्या करते, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल है रेट कांस्टेंट के, ऑर्डर बता दो। तो आप सबसे पहले जब आपको कंडीशन ही गिवन नहीं है तो आप नॉर्मल रेट ऑफ ऑर्डर से लेके चलेंगे, और वहाँ से आपने अभी चेक कर लिया, दैट इज 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4.606 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, फर्स्ट ऑर्डर के। पहली चीज़ तो ये पे लिख लो, और आपको k कितना है, 4.606 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। सो द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम। कितना कन्वर्जन है, 2 ग्राम्स टू 0.2। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टाइम निकालना है। तो चलो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर का कांस्टेंट लिख लें। क्या था, k इज इक्वल्स टू 2.303 बाय टी लॉग r0 बाय r। वैल्यू रख दो सारी, यहाँ से t को मैं बाहर निकाल लूँ, t इधर आ गया, k नीचे, 2.303 बाय k की वैल्यू रख सकते हैं डायरेक्ट, लॉग r0 बाय r। चलो जी, तो यहाँ से वैल्यूज रखो, 2.303, k कितना गिवन है आपको, 4.606 इंटू 10⁻³ ठीक है, लॉग r0 कितना है, 2 से चेंज कितने में हो रहा है, 0.2, बस। सो रिजल्टेंट इज 2.303 इंटू 10⁻³ सॉरी ऊपर जाएगा तो क्या हो गया ये, प्लस अपॉन 4.606। इसको चेक कर लीजिए, काट पीट के आपके सामने रिजल्टेंट आ जाएगा कुछ 500 सेकेंड्स। क्योंकि आपसे आंसर पूछा गया है सेकेंड्स में, तो आप सेकेंड्स की टर्म में बिल्कुल आंसर बताएंगे। आंसर इज 500 सेकेंड्स। सिर्फ क्या करना था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट लिखनी थी, उसमें आपको वैल्यूज पुट करनी थी, कांस्टेंट आपके पास गिवन था, आपके पास रिडक्शन टाइम पूछा गया था, और आपको क्या पूछा था, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में बताया गया था कि 2 से 0.2 में कन्वर्जन हो रहा है, आपको निकालना था t। कर लेंगे बेसिक मैथ्स, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज दैट। अब आपसे करेक्ट डिफरेंस पूछा है, चलो। द रेट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट concentration and the rate of a second order does depend on reactant concentration, ठीक है। The half life of a first order reaction does not depend on A naught and second की depend करती है। A first order reaction can be catalyzed while second cannot be. The rate of a first order reaction does depend on reactant while of second is does not. तो अब आपको यहाँ से पिक करना है आंसर। तो क्या करोगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर हम बात करें टी हाफ की, याद आ जाना चाहिए कितना था, 0.693 बाय के हाफ लाइफ। और यहाँ पर कहा गया था कि ये जो टी हाफ अपन ने निकाला है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, जो कि क्या है, ए नॉट, ठीक है। और सेकेंड ऑर्डर के लिए अगर आप चेक करते हैं तो सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या है, टी हाफ इज इक्वल्स टू 1 बाय के नॉट। दैट मीन्स हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, क्योंकि पूछा क्या है, करेक्ट। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करती है, इट इज इंडिपेंडेंट टू द रिएक्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड द हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। तो अब देखो दोनों कंडीशंस, सबसे पहली चीज जीरो ऑर्डर बोला गया है, साथ साथ कहा गया है कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो रही है, डबल। किसके रिस्पेक्ट में,
जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रिस्पेक्ट में। तो अब आपको यहाँ सिर्फ पिक करना है कि हाफ लाइफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले टी हाफ लिख लें जीरो के लिए। क्या था टी हाफ जीरो के लिए? इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2K, यही थी हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन के। इसका मतलब क्या होगा कि ए नॉट जो होगा वो डबल हो जाएगा और टी हाफ भी क्या हो जाएगा? डबल, क्योंकि कंडीशन आपको दी गई है जस्ट डबल, और ये डिपेंड करता है इनिशियल कंसंट्रेशन के। फर्स्ट ऑर्डर के केस में इट इज़ इंडिपेंडेंट टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, क्योंकि लेकिन यहाँ कंडीशन आपको जीरो ऑर्डर की पूछी गई है, सो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और कंडीशन में है इफ इट इज़ डबल्ड देन हाफ लाइफ इज ऑल्सो डबल्ड। चलो, सो ऑप्शन नंबर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 16, a first order reaction has a specific reaction rate of 10 raised to the power minus 2 second inverse. How much time will it take for 20 grams of the reactant to reduce 5 gram? अब सबसे पहले तो कंडीशन है फर्स्ट ऑर्डर की बात है, जीरो ऑर्डर की नहीं है। अब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट, साथ साथ आपको यहाँ पर स्पेसिफिक रेट गिवन है, वो कितनी है? 10 raised to the power minus 2 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब आपसे सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग टाइम पूछा गया है जब 20 ग्राम से 5 ग्राम में रिएक्टेंट रिड्यूस हुआ है, तो अपन को ये टाइम चेक करना है। तो सबसे पहले रिएक्शन रेट लिखें, रेट कांस्टेंट लिखा जाएगा किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। क्या था? 2.303 अपॉन टी लॉग कंसंट्रेशंस ए नॉट अपॉन ए। ठीक है, अब यहां से क्या करोगे? टाइम को बाहर निकालें, बाद में निकालें। यहां अपने को के की वैल्यू भी गिवन है, कितनी है? 10 raised to the power minus 2, 2.303 अपॉन टी लॉग, ये कितना है? 20। रिड्यूस कितना हो रहा है? 5। यहां से इसको निकाल लो, 2.303 इंटू 0.6020 अपॉन टी। तो यहाँ से टी बाहर निकाल लो, डिवाइड मल्टीप्लाई करो, 138.6 सेकेंड्स। चेक कर लोगे? कुछ नहीं किया है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन लिखी, रिएक्शन जो दी है वो लिखी, फिर रेट कांस्टेंट लिखा, फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले के अंदर कांस्टेंट गिवन है, टाइम पूछा गया है जब 20 ग्राम से 5 ग्राम में रिड्यूस हो रहा है। आपको रिएक्टेंट एक 20 दे रखा है, एक 5 दे रखा है, पूरा की पूरा फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है, यहाँ से टी बाहर कितना आया? 138.6 सेकेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज डबल्ड इन अ रिएक्शन। एक क्वेश्चन याद है इससे जस्ट पहले वाले में, उससे पहले वाले में अपन ने क्या डिस्कस किया था कि इनिशियल कंसंट्रेशन डबल हो रही है और हाफ लाइफ पर क्या फर्क पड़ेगा, ये पूछा गया था जीरो ऑर्डर के रिस्पेक्ट में। अब कंडीशन चेंज कर दी है, अब कंडीशन में क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन डबल हो रही है, हाफ लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको यहाँ ऑर्डर बताना है कि कौन सा ऑर्डर है वो, तो रिएक्शन लिखेंगे। सबसे पहले चेक करोगे कि आपको ये पता है जीरो ऑर्डर में तो भाई बिल्कुल फर्क पड़ता है, क्योंकि वो डिपेंडेंट होती है इनिशियल कंसंट्रेशन के। ठीक है, जबकि फर्स्ट ऑर्डर वाली क्या होती है? इंडिपेंडेंट। याद हो गई है ये बातें? तो बस वहीं से आंसर निकालना है। क्या हो जाएगा आंसर? कि हाफ लाइफ जो होती है फर्स्ट की वो इंडिपेंडेंट होती है, और कितनी होती है? क्या होता है टी ऑफ? 0.693 बाय के। आ जाओ, कौन सा ऑर्डर है ये? फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि इसने क्या कहा है कि हाफ लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 2 hours and 75% कंप्लीट इन 4 hours. द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। एक 50% होती है 2 घंटे में, और 4 घंटे में 75% कंप्लीट हो रही है। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर बताना है, तो बता दो क्या करोगे? 75 टू कितने परसेंट है? 50%। तो चेक कर लो, 75% इज इक्वल्स टू 2 इंटू टी 50%। ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1। ये लो, कितनी छोटी बात थी। चलो नेक्स्ट पे। हाफ लाइफ पीरियड
of a first order reaction is 1386 seconds. हाफ लाइफ की बात हो रही है, टी हाफ है ये, कितना है 1386 सेकेंड्स, ठीक है। अब आपको यहां पर क्या बताना है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के बताना है। सिर्फ क्या चेंज करोगे, सेम वही फॉर्मूला, वहां से अब के निकालना है, तो निकाल लेते हैं। अब आपको टी हाफ तो गिवन है, कितना है 1386, और फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लिखो पहले, फिर से टी हाफ के रिस्पेक्ट में लिखेंगे या रेट कांस्टेंट, ये तो के तो निकालना है। तो टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 बाय के। अब के निकालना है, ये गिवन है 1386 इज इक्वल्स टू 0.693 बाय के निकाल लो, 5 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। सेकेंड इनवर्स हो गया, और पावर में चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 0.5 इंटू 10⁻⁻3, एक और 10 हटा दिया मैंने, आंसर में चेक कर लो कहाँ है, ये रहा। अब देखो 5 के रिस्पेक्ट में दे रखा है, लेकिन कहीं भी 10⁻⁻⁴ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो बस ऑप्शन से भी पहचानना सीखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडिशन ऑफ अ कैटलिस्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ऑल्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। उन्होंने पूछा है जब आप कैटलिस्ट ऐड करते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो इनमें से कौन सी क्वांटिटी पर अल्टर करता है, एंथैल्पी, एक्टिवेशन एनर्जी, एंट्रोपी या इंटरनल एनर्जी, बताना ज़रा। एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी, इन तीनों का कोई काम धाम था क्या अभी तक पूरी काइनेटिक्स में? सोचो कौन बार बार आ रहा था, एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट किसको प्रोवाइड करता है, अल्टरनेट पाथ, रिएक्शन को, जो लोअर करता है किसको, एक्टिवेशन एनर्जी को। ऑप्शन नंबर दिस। एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, इनकी बात की है क्या हमने कहीं भी? बार बार चीख चीख के मैं क्या बात कर रही थी, एक ही EA, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, द रेट ऑफ द रिएक्शन ट्वाइस ऑफ NO plus Cl2 gives ट्वाइस ऑफ NOCl इज गिवन बाय रेट इक्वेशन। और रेट इक्वेशन क्या है, R इज इक्वल्स टू, सॉरी नॉट R, रेट इज इक्वल्स टू KNO2 Cl2। द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय। अब आपसे कहा है रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी कैसे, ये बताना है आपको। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पे, या फिर आप कहें इनिशियली कंसंट्रेशन या तो NO की बढ़ाई जाए या फिर Cl2 की बढ़ाई जाए, या फिर ये सारे काम करने पड़ेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, रेट कांस्टेंट, बार बार मैं एक ही चीज़ कह रही हूँ, किसके इंडिपेंडेंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन के। दूसरी चीज़, कांस्टेंट वैल्यू है फिक्स टेम्परेचर पे। तो अरेनियस इक्वेशन जो थी K इज इक्वल्स टू A.E माइनस EA/RT, ये इक्वेशन क्या कहती है कि वैल्यू जो है रेट कांस्टेंट की वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इंक्रीज होती है। ये लो, तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। कहाँ से निकाला है, यहाँ से। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो जाएगा। कर लोगे, बहुत बढ़िया। कौन थे जो वांट ऑफ चाचा के बाद आए थे, अर्हेनियस जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ सिंपल केमिकल रिएक्शन। अब आपसे पूछी गई है एक्टिवेशन एनर्जी, कौन, ये किसके लिए, एक रिएक्शन दी गई है, क्या है वो, A to B, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है। अब आपको जस्ट रिवर्स में एक्टिवेशन एनर्जी बतानी है। देखो क्वेश्चन, देखो क्या घुमाया गया है कि आपको एक्टिवेशन एनर्जी पूछी गई है, लेकिन आपको कौन से डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन की दी गई है, और आपको फॉरवर्ड की पूछी गई है। तो अब इनमें से चेक करोगे तो कैसे बताओगे, एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो अपन किसी भी चीज़ को पुल करने के लिए, ये ग्राफ याद आओ, इस ग्राफ पे आ जाओ। मैंने आपसे कहा था ये कोई रिएक्टेंट है, ये यहाँ से अपनी पीक से शुरू करता है, इसकी मैक्सिमम पीक ये थी, अगर कल का लेक्चर याद है तो। यहाँ जाते ही ये भाई साहब ने रिएक्शन
बंद कर दी कि भाई मैं तो इतना ही काम कर सकता हूँ। फिर यहाँ से जैसे ही इनको EA मिलती है तो ये रिएक्शन प्रोसीड करती है और एंड तक जाती है। यहाँ आपने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला पार्ट भी देखा था जो आपने एवरेज काइनेटिक एनर्जी से रिलेट किया था, ग्राफ से भी समझा था। तो हमने यहाँ किसकी बात की थी, EA की। तो ये क्या है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिक्वायर होती है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के, पहली चीज़ तो। अब यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी रिवर्स रिएक्शन के लिए जब पूछी गई है तो वो क्या होगी, कैन बी लेस देन भी हो सकती है या मोर देन भी हो सकती है। डिपेंड किस पे करेगी, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। अब क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ A to B लिखा है, कोई आपको रिएक्टेंट का पार्ट नहीं बताया गया है कि रिएक्शन किस टाइप की है। कोई दिया जाता है NH3 के रिस्पेक्ट में, N2O5 वाली दी जाती तो आप पहचान पाते। अब A to B में आप क्या ही पहचानोगे। फिर आपसे कहा गया है कि एक्शन रिवर्स वाला बताओ, तो आप देखो नेगेटिव नहीं होगा, ऑलवेज लेस देन नहीं, लेस देन भी हो सकता है, मोर देन भी हो सकता है। तो कैन बी लेस देन और मोर देन ई है, क्योंकि आपको रिएक्शन कंडीशंस क्लियरली नहीं दी गई हैं। तो आपके लिए आंसर भी क्या होगा, वही डुअलिटी वाला, कैन बी लेस देन और मोर देन ई ए, क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है एज पर द रिएक्शन पार्ट। आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं। When a biochemical reaction is carried out in laboratory outside the human body in absence of enzyme, the rate of reaction obtained is 10 raised to the power minus 6 times. The activation energy of a reaction in the presence of enzyme. अब क्वेश्चन पढ़ो बड़े ध्यान से, फिर से सुनो। कोई बायोकेमिकल रिएक्शन है जो लैब में कराई जा रही है। अब ह्यूमन बॉडी के बाहर अगर आप एंजाइम की एब्सेंस में बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कितनी मिल रही है, 10 रेज टू की पावर माइनस 6। अब पूछा है कि आपको एंजाइम की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी बतानी है। ये एब्सेंस के केस में थी जो आपको गिवन है, एब्सेंस ऑफ एंजाइम, और यहां पूछी है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। ठीक है, चलो तो अब हम इसे चेक करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर कौन है, आरेनियस बाबा। K इज इक्वल्स टू A डॉट E माइनस EA बाय RT। अब ये क्या कह रही है, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डिफरेंट होगी EA से। क्यों डिफरेंट होगी, क्योंकि आप आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी की जब भी बात कर रहे हैं तो वहाँ बायोकेमिकल रिएक्शंस नेचर के टच में भी कुछ भी हो सकती हैं। आप लैब के अंदर तो आप कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इन नेचर देयर इज़ नो सच कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशंस हो सकती हैं, बैक्टीरिया इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या कहा है, एक्टिवेशन एनर्जी के रिस्पेक्ट में, वो भी किसकी, एंजाइम की प्रेजेंस में। तो बिल्कुल चेंज आपको यहाँ दिखेगा। तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ डिफरेंट होगा EA से, जो आपने लैब में ऑब्टेन किया है उससे। तो ये लीजिए। अब आप कहें 6/RT कहाँ से आए ये रिलेशन, P इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज P, कांट से एनीथिंग, नो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी एंजाइम्स इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी नॉट हाउ मेनी, हाउ एंजाइम्स, sorry, how enzymes increases the rate of reaction by lowering the activation energy, by increasing activation energy, by changing equilibrium constant, और by forming enzyme substrate complex। एंजाइम कैसे चेंज कर सकती है रेट ऑफ रिएक्शन को, ये आपसे पूछा गया है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो कैटलिस्ट है ये क्या करता है, इनहैंस करता है ROR को, लेकिन साथ साथ आपने जब नेगेटिव कैटलिस्ट की बात की थी, या फिर आप जिसको क्या कह रहे थे, इनहिबिटर भी, वो तो भाई लो डाउन करता है किसको, एक्टिवेशन एनर्जी को। तो ये जो एंजाइम्स हैं ये भी किसकी तरह एक्ट करती हैं, कैटलिस्ट की तरह बायोकेमिकल रिएक्शंस में। तो ये बात याद रखनी है। कैटलिस्ट हमेशा वो पैलेडियम प्लैटिनम यही सब नहीं होगा, एंजाइम्स भी हो सकती हैं अगर बायोकेमिकल एस्पेक्ट में पूछा गया है तो। Enzymes acts like a catalyst in biochemical reactions. Presence of an enzyme increases the rate of reaction by lowering the activation energy. Concept exactly same है कि यहाँ भी activation energy को low कर रहे थे और ROR को enhance कर रहे थे. So in the case of enzymes also, they also increases the ROR, but they lower down the activation energy.
ठीक है, तो क्या क्वेश्चन क्या है कि इंक्रीज कैसे करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को, जब एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट ऑफ द रिएक्शन लीड्स टू चेंज। अब कंडीशन है कि आपकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है रिएक्टेंट की, तो उससे क्या चेंज होगा। अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है वो भी रिएक्टेंट की, तो उससे आपकी रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ याद आ जाने चाहिए ये कोलिजन बाबा, कोलिजन मॉलिक्यूल्स, ओरिएंटेशन इज मस्ट। और इस ओरिएंटेशन की ही बात से आपने लिखा था, अगर याद हो, कि जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, और यू कैन ऑल्सो से कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हमें ये रिलेशन समझ आया पहली चीज़ तो, और साथ साथ मॉलिक्यूल्स हो, एटम हो, कुछ भी कह सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की, उतनी ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी किसकी, कोलिजन की, और आप कहेंगे कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। तो ओवरऑल जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा। आ जाओ, तो आपसे क्या पूछा गया है कि चेंज किस में आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी में, हीट ऑफ रिएक्शन में, थ्रेशोल्ड में। क्या काम है इनका, कोई काम नहीं है। बात ही यहाँ मॉलिक्यूल्स और एटम के बीच में चल रही है, ओरिएंटेशन की बात हो रही है, कोलिजन की बात हो रही है, तो किस पे इफेक्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे। कर लोगे पिक। हम लोगों ने अभी प्रीवियस ईयर टच किया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। अब इसके बाद हम चलेंगे मॉड्यूल्स पर, मॉड्यूल्स करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे। अभी जो प्रीवियस ईयर कराएं, देखो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, पैटर्न समझ में आ गया कि काइनेटिक्स में मेजर क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं, रेट कांस्टेंट से सबसे ज़्यादा, वहीं पे घुमाया जा रहा है। कभी के डैश के फॉर्म में पूछ लिया, ठीक है, कई बार आपको कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, टाइम आपसे पूछ लिया गया, कई बार आपको टाइम भी गिवन है, कांस्टेंट पूछ लिया गया, तो वो सीधा फॉर्मूला। उसके बाद जो क्वेश्चन का मैक्सिमम वेटेज है वो कहाँ से जनरेट हुआ है, हाफ लाइफ से। किसके रिस्पेक्ट में, इनिशियल कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में। जीरो के रिस्पेक्ट में इट इज डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन, वाइल इन द केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखना है। तो अपन ने मेजर क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लिए हैं। फिर से मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट सेशन में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ, जहाँ पर अपन थियोरेटिकल एस्पेक्ट को तो टच करेंगे ही, साथ साथ कुछ और मैं ऐसे ही ROR से बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, जहाँ फिर से 1 से 2 या फिर अपन ज़्यादा भी ले सकते हैं ROA और ROD वाले क्वेश्चंस, अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस। जो वो एक बड़ा क्वेश्चन देखते ही पेज पलटना नहीं पलटना, आप क्या करना है, सीधा लिंक करना है। क्या चेक करनी है, इनिशियल कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बस। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक रिवाइज इट वेल। थैंक यू सो मच।